कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला इंसान सिर्फ 7 सालों के अंदर भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल सकता है? आज हम उसी हैरत अंगेज सफर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तस्वीर को। लाखों लोगों का सैलाब एक मकसद के लिए इकट्ठा। ये एक जागते हुए देश की तस्वीर है। पर क्या कोई यकीन करेगा कि इस पूरी लहर के Success of the पीछे जो great इंसान था, campaign he उसकी had अपनी embarked कहानी upon गुमनामी marched से at the शुरू हुई थी। जी हाँ, 1915 में जब मोहनदास करमचंद गांधी भारत वापस लौटे, तो यहाँ उन्हें कोई खास पहचानता नहीं था। आखिर वो 20 साल से भी ज्यादा वक्त से देश से बाहर जो थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अनजान वकील पूरे देश का महात्मा बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1915 से। गांधी भारत तो लौट आए, लेकिन ये वो भारत नहीं था जिसे वो 2 दशक पहले पीछे छोड़ गए थे। देश बदल रहा था, और सच तो ये है कि खुद गांधी भी बहुत बदल चुके थे। गांधी ने अपनी जिंदगी के 2 दशक भारत से बाहर बिताए, ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में। और वहीं पर उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार सत्याग्रह यानी अहिंसक प्रतिरोध की तकनीक को मजबूत किया था। और यही तजुर्बा भारत में उनके आने वाले कल की बुनियाद बनने वाला था। जब गांधी लौटे, तब तक भारत का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद की एक लहर तो पैदा कर दी थी, लेकिन ये लहर अब भी ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे अमीर लोगों तक ही सीमित थी। और भारत आते ही गांधी ने जो पहला बड़ा काम किया, वो था उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं को सीधी चुनौती देना। मौका था फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का। स्टेज पर और सामने दर्शकों में राजे महाराजे, अमीर लोग और बड़े बड़े नेता बैठे थे। गांधी को भी बुलाया गया था, पर एक बाहरी की हैसियत से। उन्होंने वहां मौजूद उस सजी धजी भीड़ को देखा, और फिर उस भीड़ में जो नहीं थे, यानी भारत के करोड़ों गरीब किसान, उनकी बात की। उन्होंने साफ साफ कहा, हमारी असली आज़ादी किसानों से ही आएगी। ये एक सीधी चुनौती थी, एक ऐलान था कि राष्ट्रवाद अब बंद कमरों की बहस नहीं, बल्कि खेतों और खलिहानों की लड़ाई बनेगा। जाहिर है, वहां बैठे कई लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक इरादे का ऐलान था। गांधी भारतीय राष्ट्रवाद को महलों की राजनीति से निकालकर देश की असली जड़ों यानी किसानों और मजदूरों तक ले जाना चाहते थे। तो अब बारी थी इन शब्दों को एक्शन में बदलने की। अगले कुछ सालों में गांधी ने अपने सिद्धांतों को जमीन पर उतारा, और यहीं से भारत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1917 और 1918 के बीच उन्होंने एक के बाद एक 3 स्थानीय लड़ाइयां लड़ी। पहले बिहार के चंपारण में नील किसानों के हक के लिए, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए, और उसके बाद खेड़ा में उन किसानों के लिए जो टैक्स में राहत चाहते थे। इन जीतों ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बना दी जो गरीबों के लिए लड़ता है। ये स्थानीय सफलताएं तो बस एक शुरुआत थीं। इन्होंने एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। एक ऐसा पल जिसने गांधी को सही मायनों में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। साल था 1919। अंग्रेज सरकार एक बहुत ही दमनकारी कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था जो सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार देता था। इस कानून के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा भड़क उठा, और इसी गुस्से को दिशा देते हुए गांधी ने पहली बार पूरे देश में एक साथ सत्याग्रह का आह्वान किया। लेकिन इसी बीच अमृतसर में जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। इस एक घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया और गांधी को इस राष्ट्रीय विरोध के केंद्र में ला खड़ा किया। राउलेट सत्याग्रह से जो ऊर्जा और गुस्सा पैदा हुआ था, अब उसे एक और भी बड़े और संगठित आंदोलन की शक्ल दी गई। इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी का आइडिया बहुत सीधा था, लेकिन था बहुत असरदार। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का सहयोग करना बंद कर दो। छात्रों से स्कूल छोड़ने को कहा, वकीलों से अदालतें और मजदूरों से हड़ताल पर जाने की अपील की। मकसद साफ था, भारत पर राज करना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन बना देना। और लोगों ने उनकी बात मानी। जरा सोचिए, अकेले 1925 के साल में 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। गांवों में किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया।
ये सचमुच एक जन सैलाब था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। देश भर में लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ये सिर्फ कपड़े जलाना नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक और सांकेतिक सत्ता को सीधे चुनौती थी। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था, फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर इतने अडिग थे कि उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत विवादास्पद फैसला था, लेकिन ये गांधी के सिद्धांतों की मजबूती दिखाता है। हाँ, आंदोलन अचानक रुक गया, लेकिन 1922 तक गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल चुके थे। अब सवाल ये है कि वो आम लोगों के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे बना पाए। इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी सादगी। एक तरफ जहां दूसरे बड़े नेता पश्चिमी सूट या शेरवानी पहनते थे, वहीं गांधी ने सिर्फ एक धोती अपना ली। ये लिबास भारत के करोड़ों गरीबों का लिबास था। इस एक कदम ने उन्हें देखने में ही आम जनता के जैसा बना दिया, उन्हीं में से एक। उनकी सादगी का दूसरा प्रतीक था चरखा। ये सिर्फ सूत काटने की मशीन नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता, मेहनत की इज्जत और आर्थिक आज़ादी का प्रतीक बन गया। चरखा चलाकर गांधी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। आखिरकार गांधी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं रहे, आम लोगों की नज़र में वो एक दिव्य पुरुष बन गए थे, एक महात्मा। उनके बारे में चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें आम हो गई थीं। और ये दिखाता है कि सिर्फ 7 सालों में गांधी ने न सिर्फ एक आंदोलन खड़ा किया था, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली थी जो हमेशा के लिए उनकी हो गई। Through the seas of humanity to the appointed place where India is first coming to grips with the great British Empire, observed Jawaharlal Nehru. Staff in hand, he goes along the dusty roads of Gujarat, clear-eyed and firm of step, with his faithful band trudging along behind him. Many a journey he has undertaken in the past, many a weary road traversed, but longer than any that have gone before is this last journey of his, and many are the obstacles in his way. But the fire of great resolve is in him, and surpassing love of his countrymen.